सो चल अभी हम क्वेश्चन करते हैं नवंबर 23 एग्जाम का, बराबर, जो कि जस्ट अभी एग्जाम खत्म हुआ है। उस एग्जाम के क्वेश्चन में 20 मार्क्स का आया था ना, 20 मार्क्स का क्वेश्चन। सो लेट्स डू द 20 मार्क्स क्वेश्चन इन 25 मिनट। ओके, सो क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? ICI.org अंडर स्टूडेंट बोर्ड ऑफ स्टडी, past previous year questions, final financial reporting November 23 क्वेश्चन, बराबर है? सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये आप अपने हाथ से लगा रहे हो, ऐसा आप मान के चलना, बराबर। इसका अभी तक सजेशन आंसर भी नहीं आया है। सो लेट्स रीड फर्स्ट। यस बेटा, रीड करो। The extracts of the balance sheets of Hammer Limited and its subsidiary Sleek Limited as on 31st March 2023 are given. देखो, ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट दिया है। नॉर्मली एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है इनकम्प्लीट बैलेंस शीट, बट व्हाई दे हैड यूज एक्सट्रैक्ट, जबकि बैलेंस शीट तो टैली करके दिया है कि इसके अंदर डेटा बहुत सारा हो सकता है, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब इसमें प्रॉपर्टी की लिस्ट जो है वो हमारी सैकड़ों होगी, लेकिन हम ऐसे ही लिख के दे रहे हैं। तो ये कोई प्रैक्टिकल लाइफ का सम उठाया है उन्होंने, उसको उन्होंने अमाउंट इकट्ठा करके दे दिया है, आपको इतना डिटेल नहीं दिया है, इसलिए उन्होंने वर्ड एक्सट्रैक्ट यूज कर लिया है, बराबर। और बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च 2023। सो इसका मतलब यही हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन होना चाहिए। ठीक है, हाँ। आगे बढ़ते हैं। Property, plant and equipment, intangible assets, investments, inventories, trade receivables, cash and cash equivalents, equity share capital, other equity, borrowings, short-term borrowings, bank overdraft, trade payables. वेरी गुड। इसके साथ में इसकी हेडिंग भी है, वो भी पढ़ा करो, क्योंकि हेडिंग भी आप देखो यहाँ पर, ये शेड्यूल डिवीजन 2 के हिसाब से, शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाते हैं तो फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी वर्ड यूज करते हैं ये, बराबर ना, तो वो हमको भी यूज करनी है। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। Notes to accounts, property, plant and equipment में plant and machinery and furniture and fittings, intangible assets, goodwill, other equity, general अच्छा, reserve गुडविल and पहले से दिया हुआ है। हाँ, तो ये जो गुडविल है वो गुडविल बुक्स में एग्जिस्टिंग है, ये तो रहेगा ही, बट इन CFS, राइट, मतलब जब स्टेप 3 बनाएंगे तब ही रहेगा। प्लस अगर कुछ नया गुडविल निकलेगा वो भी आएगा, बराबर। यहाँ पर गुडविल का भी सिस्टम इन्होंने एकदम डिफरेंट बना दिया है। उनका ऐसा मानना है कि इंटेलिजेंस वर्सेस जो इंडिया 38 है, कि आपके लिए गुडविल का कैलकुलेशन कंपलसरी नहीं है कि गुडविल को अमोर्टाइज करना मैंडेटरी है। इवन इंडिया 36 भी बोलता है कि अमोर्टाइजेशन इज नॉट मैंडेटरी, ओनली क्या करना जरूरी है, टेस्ट फॉर अमोर्टाइजेशन करना जरूरी है। अदरवाइज बुक्स में रह रहा है तो रहने दीजिए, गुडविल को नहीं हटाइए, है तो है, उसमें क्या दिक्कत है। बट ये लोग बोलते हैं कि गुडविल का मतलब ऐसा होता है कि गुडविल इज द डिफरेंस बिटवीन योर परचेज कंसिडरेशन, जो आप पे कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिसको हम बोलते हैं, एंड वॉट एवर नेट एसेट्स यू गॉट, बराबर। तो वो डिफरेंस को ही ये गुडविल बोलते हैं, और इसलिए उन्होंने एक्सट्रैक्ट वर्ड यूज किया है बैलेंस शीट को, क्योंकि ये गुडविल हो सकता है उन्होंने कोई दूसरा बिजनेस एक्वायर कर रखा हो पहले से, या कोई ट्रांजेक्शन किया होगा, तो उसकी वजह से अमाउंट आई हुई है, राइट। बट कोई बात नहीं, हमको इसको एज इट इज रखना है, सब्जेक्ट टू कुछ बोलेगा तो अलग बात है। कंटिन्यू डियर। borrowings में 8% debentures of ₹100 each. ओके, जनरल रिजर्व रिटर्निंग नॉर्मल है, बराबर। हाँ. Additional information, Hammer Limited acquired 20,000 equity shares of Sleek Limited on 1st April 2022 at a cost of rupees 2,40,000 and further acquired 17,500 equity shares on 1st October 2022 at a cost of 1,92,500. वेरी नाइस। सो इन शॉर्ट, ये जो दोनों चीज़ें हैं वो हम देखें तो फाइनली मिला के हमारा 20,000 प्लस 17,500, 37,500 शेयर हमारे पास हो गए आउट ऑफ कितना परसेंट? 50,000 shares. 50,000 शेयर, परफेक्ट। नंबर ऑप्शन हमारे पास 10 का एक है, मतलब 50,000 शेयर थे, तो 50,000 में से 37,500 ले लिए, मतलब कंट्रोल हमारे पास पहली बार कभी आया है 1 अक्टूबर को। तो इसका मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन हमारी क्या हो जाएगी? 1 अक्टूबर। जो स्टार्टिंग की डेट है वो इग्नोर कर देनी है 1 अप्रैल को,
और 1 अक्टूबर हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन बन गया। ठीक है, आगे। The 8% debentures of Sleek Limited includes debentures held by Hammer Limited of nominal value of 35,000. These were acquired by Hammer Limited on 1st January 2022 at a cost of 84,000. परफेक्ट, मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो 84 का है और उसका फेस वैल्यू 35,000 का। हाँ। माने पूरे डिवेंचर नहीं खरीदे हमने, जो भी उसके पास डिवेंचर हैं दैट इज 1 लाख के हैं आई थिंक, राइट। उसमें से 35,000 के ही नॉमिनल अमाउंट के हमने खरीदे, बराबर ना। तो नॉमिनल अमाउंट मतलब 1 लाख के इक्वलेंट, तो 35% ही हमने लेके रखा है। बड़े 35% इन्वेस्टमेंट लिया है, तो इसकी वजह से होल्डिंग परसेंटेज कुछ काउंट नहीं होता है। बट इन्वेस्टमेंट का क्या करना होता है हमारे लिए, ट्रीटमेंट बता सकते हो आप? इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का क्या करना होता है? रिवर्स एंट्री कर देना है, मतलब वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करते वक्त 2 कॉलम बनाएंगे, इक्विटी एंड डिबेंचर्स का। बराबर, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सब्सिडी और इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर सब्सिडी, बराबर। तो इन्वेस्टमेंट इक्विटी सब्सिडी तो जैसे बनाते हैं वैसे ही रहेगा स्टेप 2A में, लेकिन डिवेंचर का और एक्स्ट्रा बन जाएगा जिसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 84,000 आएगी और प्री एक्विजिशन नेट वर्थ जो लिखते हैं उसमें खाली नॉमिनल अमाउंट आएगी 35,000। तो डेफिनेटली डिफरेंस गुडविल आएगा, दैट विल बी कंसीडर्ड पार्ट ऑफ गुडविल ओनली। कंटिन्यू। The retained earnings of Sleek Limited had a credit balance of 75,000 as on 1st April 2022. On that date, the balance of general reserve was 50,000. ओके, बट ये 1 अप्रैल को है, हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन तो 1 अक्टूबर है। तो 1 अक्टूबर के आगे जो भी और हुआ होगा वो हम दे लेंगे, उसमें क्या है, 6 महीने प्री 6 महीने पोस्ट जो मैंने पहले भी किया हुआ है। हाँ, राइट, ओके। Sleek Limited had paid dividend at 10% on its paid up equity share capital out of the balance of retained earnings as on 1st April 2022 for the financial year 2021-22. The entire dividend received by Hammer Limited was credited in its statement of profit and loss. वेरी गुड, तो एक एडजस्टमेंट और आ गया ये। हाँ, किसका एडजस्टमेंट है ये? डिविडेंड। वेरी गुड, डिविडेंड का एडजस्टमेंट जो हम सेपरेट डिस्कस कर चुके हैं, राइट। क्योंकि वो 20% अलग डिफरेंट टाइप के सम है, उसमें से एक टाइप ए भी है। क्या होता है बेटा डिविडेंड का ट्रीटमेंट? प्रॉफिट एंड लॉस में बिकॉज इधर ऐड हुआ है ऑफ पेरेंट, तो वहां से लेस हो जाएगा एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से भी लेस हो जाएगा। एक्सीलेंट, ऑलवेज करना है कि ये इस बार केस में ही करना है? ये वाले केस में बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हुआ था, अगर नहीं हुआ होता तो नहीं करते, तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कम कर देते, प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं करते। लेकिन वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का तो भी पहले माइनस हो चुका होगा, इसके लिए पहले माइनस अपन नहीं करते अभी, राइट, क्योंकि उसने करेक्ट ट्रीटमेंट किया होगा। अगर करेक्ट ट्रीटमेंट नहीं किया है तो इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, जो यहाँ पर अपन कर रहे हैं, क्योंकि उसने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से दिया है डिविडेंड। ये पहली कंडीशन है, याद रखो। अगर पोस्ट में से दिया हो तो अभी भी रेक्टिफाई नहीं करते, क्योंकि डिविडेंड आउट ऑफ प्री प्रॉफिट दिया है, 1 अप्रैल के प्रॉफिट में से दिया है। इसके लिए उसको रेक्टिफाई करना जरूरी है, क्योंकि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस होता है, ना कि पीएल में जाता है। तो वो पीएल में गलती से लेगा तो उसको बाहर से हटा देंगे और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हटा देंगे, तो डबल इफेक्ट हो गए, बैलेंस शीट ऑटोमेटिक टैली होने वाला है, बराबर। क्योंकि इसका ही बैलेंस शीट हमारा फर्स्ट शॉट में ही टैली होना चाहिए। बोले सर होगा, फर्स्ट शॉट नहीं होगा, डोंट वरी, आगे बढ़िए। As per the resolution dated 28 February 2023, Sleek Limited had allotted bonus shares at 1 equity share for every 10 shares held out of its general reserve. The accounting effect has not been given. वाह, सो ये तो एकदम परफेक्ट वे में पता है आपको। बोले सर सब कुछ परफेक्ट वे में पता है, आप तो खाली पूछते जाइए क्या पूछना है। बताइए इसका ट्रीटमेंट बताइए। बोनस शेयर्स का no effect in the pre and post कैलकुलेशन। वहाँ पे अपन को जैसा है वैसा रहने देना है, रेक्टिफाई नहीं करना है। रेक्टिफाई नहीं। ओके, तो क्या करना है फिर? सिर्फ ये चेक करना है कि बिकॉज ऑफ बोनस शेयर आपका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग विल नॉट चेंज। एक्सीलेंट, सबसे पहला ये चेक करना है कि बोनस शेयर के वजह से होल्डिंग परसेंटेज चेंज नहीं होता है, क्योंकि बोनस शेयर सबको मिलता है प्रोपोर्शनेट, तो हमको भी मिला होगा, पेरेंट कंपनी को भी मिला होगा, क्योंकि हम भी उसके शेयर होल्डर हैं। इसके लिए होल्डिंग परसेंटेज चेंज नहीं होगा, तो वी शुड बी केयरफुल व्हाइल कैलकुलेटिंग होल्डिंग परसेंटेज। या तो दोनों शेयर बिफोर बोनस लेंगे या दोनों शेयर आफ्टर बोनस लेंगे, क्योंकि यहाँ पर होल्डिंग परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसने बोला कि पहले हमने 20,000 शेयर लिए, फिर हमने 17,500 शेयर लिए, जबकि बैलेंस शीट में अभी तक
बोनस का इफेक्ट हुआ नहीं है, इसलिए बोनस बैलेंस शीट के शेयर भी बिफोर बोनस ही दिए। बैलेंस शीट के शेयर्स भी बिफोर बोनस ही दिए, क्योंकि इसने क्या बोला है, द अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ नॉट गिवन हैज नॉट बीन गिवन येट। ओह, द अकाउंटिंग, हाँ ओके। माने इस बोनस का इम्पैक्ट अभी तक हुआ नहीं है, और जब हुआ नहीं है तो डेफिनेटली बोनस का इफेक्ट दिया नहीं है, दिया नहीं है तो इसका मतलब दोनों ही प्री बोनस दिए हैं, तो होल्डिंग परसेंटेज फटाक से निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट। तो अब क्या करना है, ट्रीटमेंट क्या करना है, ये तो होल्डिंग परसेंट निकलने में ध्यान रखेंगे, अपन ने देख लिया। ट्रीटमेंट क्या करें डियर? अकाउंटिंग इफेक्ट देना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाएगा इन बैलेंस शीट। किसकी बैलेंस शीट में? कंसोलिडेशन की कि सीएफएस? इंडिविजुअल बैलेंस शीट। कंसोलिडेशन की नहीं, इंडिविजुअल स्लीक लिमिटेड की। एक्सीलेंट। स्लीक लिमिटेड सब्सिडी कंपनी ने हमसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करवा रही है, जबकि हम सीएफएस के यहाँ बैठे हुए हैं। बट ठीक है, अभी क्या करें, करना पड़ेगा। तो वो चाहते हैं कि सब्सिडरी कंपनी के यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाए, पहले इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बोनस का इम्पैक्ट डाला जाए कि एक शेयर के बदले नहीं, 10 शेयर के बदले एक शेयर हमने बोनस की तरह इशू किया है, तो इसके लिए वो बोनस का इम्पैक्ट इंडिविजुअल सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालना जरूरी है पहले, बिफोर कंसोलिडेशन। ऐसे ही बोलना चाहते हो आप? हाँ। बोलिए यस सर। सो नाउ क्या इम्पैक्ट जाएगा इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसकी एंट्रीज या जो इम्पैक्ट है वो मेरे को करके बताइए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू bonus to shareholders. Okay. Bonus to shareholders account debit to equity share capital. क्या बात है। और अमाउंट भी बता सकते हो बेटा? One equity share for every 10 shares held, so 50,000 shares by 50,000 rupees. Excellent, because एक शेयर मिलेगा 10 के बदले, तो 5 लाख की हमारी कैपिटल है, तो 50,000 हमको ओवरऑल मिलेगा, तो 50,000 की एंट्री हो जाएगी। दैट इज रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, देन सेकंड एंट्री बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में क्या चेंज हो जाएगा हमारी बिफोर कंसोलिडेशन करने से पहले? मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल विल चेंज फ्रॉम 5 lakhs to 5,50,000. ओके। And general reserve will change from 1,25,000 to 75,000. क्या बात है, एक्सीलेंट। फिर नई बैलेंस शीट हमारी बनकर तैयारी हो गई सब्सिडी कंपनी की, उसके अकॉर्डिंग हम सीएफएस चलते हैं, बराबर। और होल्डिंग परसेंट तो आपने पहले ही बता दिया है, निकालते टाइम पे कितना होल्डिंग परसेंट होगा एक बार कैलकुलेट कर सकते हो आप? 37,500, 75%. 37,500 डिवाइड बाय 50,000 into 100, 75%. 75%। बोले सर कैलकुलेशन भी हम ऐसे ही कर देते हैं, आप ये मत समझो कल को जरूरत पड़ने वाली है। और वेरी नाइस। नेक्स्ट। Trade receivables of Hammer Limited includes bills receivable of 2 lakhs drawn upon Sleek Limited. Out of this, bills of 50,000 have been discounted with the bank. Excellent. बताइए बेटा इसका इम्पैक्ट क्या होगा? Payables and receivables दोनों सेट ऑफ हो जाएगा। वेरी गुड। अप टू 1,50,000. वेरी नाइस। तो एंट्री क्या हो जाएगी? Trade receivables of Hammer Limited. Receivables of Hammer Limited. तो trade payables of Sleek Limited debit 1,50,000 to trade receivables of Hammer Limited 1,50,000. एक्सीलेंट। और आपने तो एकदम एक्यूरेट बोल दिया। अगर हम इतना भी लिख दें कि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट या ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल तो भी चल जाएगा, आपने तो उसके नाम के साथ बता दिया। लेकिन ये एंट्री हमको सीएफएस में पास करनी है, इंडिविजुअल फंड सिस्टम में पास नहीं करनी है, क्योंकि सीएफएस के टाइम पर दोनों ही एक साथ होने वाले हैं। और ऐसा हमने सीखा हुआ है कि इंटर कंपनी दोनों एक साथ रहेंगे तो खुद ही बुक्स में लेना है, खुद को ही देना है, ठीक नहीं लगता है, इसलिए उसको हटा दिया जाता है। ओके आगे। During the financial year 2022-23, Hammer Limited purchased goods from Sleek Limited of rupees 25,000 at a sales price of rupees 30,000. 40% of these goods remained unsold on 31st March 2023. Okay. So 40% of 30,000. Okay. 12,000 के goods अभी भी दिख रहे हैं in Hammer Limited. Out of which
2000 is the unrealized profit. वेरी गुड। तो इन्वेंट्री में से 2000 का अमाउंट कम हो जाएगा। बराबर। और किसने बेचा है ये? स्लीक लिमिटेड ने। तो स्लीक में से भी कम हो जाएगा उसके प्रॉफिट लॉस में से। हाँ ओके। इफेक्ट, क्योंकि दो इफेक्ट डालना जरूरी है, नहीं तो अकाउंट टैली कैसे होगा? हाँ। वेरी गुड। तो स्लीक लिमिटेड में से 2000 पीएल में से चले जाएंगे, जो कि स्टेप 1 में से बनाने पड़ेंगे, राइट ना? स्टेप 1 में पोस्ट में से कि प्री में से? ड्यूरिंग द ईयर पोस्ट में से। यस, क्योंकि ये रिसेंट वाला ही होगा आउट, जब जो बचा है, तो इसके लिए हम ऐसा मानेंगे कि पोस्ट प्रॉफिट हटाया जाएगा। अगर डेट क्लियर होती तो अलग बात है, अदरवाइज पोस्ट में से हटाया जाएगा। ओके, वेरी नाइस। सो 2000 इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ट्रीटमेंट, जो आपने बता दिया कि प्रॉफिट 2000 से कम कर देंगे जिसने कमाया है, और दूसरा बैलेंस शीट में से जो भी 2000 अमाउंट निकलेगा वो माइनस कर देंगे, क्योंकि स्टॉक्स जो इंडेक्स 2 है वो बोलता है कि ऑलवेज शोन एज कॉस्ट एंड आर बी विचएवर लेस, लेकिन कभी सेलिंग प्राइस पे दिखाने का नहीं बोलता है। लेकिन अभी दूसरी कंपनी ने एक दूसरे को शेयर बेचा है गुड्स, तो अब दोनों साथ में हो गए हैं, तो वो सेलिंग प्राइस जैसा बन गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने उसको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हटा दिया। वेरी नाइस। नेक्स्ट। On 1st October 2022, machinery of Sleek Limited was overvalued by rupees 20,000, for which necessary adjustments are to be made. Depreciation is charged at 10% per annum. वाह भाई वाह, रिवैल्यूएशन भी हो गया। हाँ। मतलब सारी चीज़ें इसमें इसी क्वेश्चन में उठा के दे दी उसने, बोले रिवैल्यूएशन भी करो, डिविडेंड भी करो, बोनस भी दो, सब्सिक्वेंट होल्डिंग भी करवा दिया। पहले कुछ लिया, फिर बाद में कुछ और लिया, राइट, और होल्डिंग परसेंटेज उसके बाद बना। ठीक है, ठीक है, आगे। The parent company, that is Hammer Limited, has adopted an accounting policy to measure non-controlling interest at fair value, applying Ind AS 103. Yes. Assume the fair value per equity share of Sleek Limited at 11 rupees on the date when control of Sleek Limited was acquired by Hammer Limited. परफेक्ट। तो देखो ये फेयर वैल्यू भी दे दिया है। ये फेयर वैल्यू हमारे लिए यहाँ तो काम आएगा ही, क्योंकि उसने क्लियर बोल दिया है कि एनसीआई मेजर एट फेयर वैल्यू है। इसके अलावा ये फेयर वैल्यू का एक हमको और भी काम आएगा, ऊपर जो हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा था एट द बिगनिंग 2,40,000 का, फर्स्ट पैरा में। हाँ। Hammer Limited acquired 20,000 equity share of Limited on 1st April 2022 at a cost of 2,40,000. हाँ। उस दिन हमारे पास कंट्रोल नहीं बन पाया था, क्योंकि 20,000 आउट ऑफ 50,000 एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट हो गया। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को एट फेयर वैल्यू लेके आ रहे हैं, तो 240 की वैल्यू आज क्या होगी, उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि 20,000 शेयर है हमारे पास, और 20,000 के हिसाब से आज का भाव 11 रुपये हो गया है, तो 20,000 इंटू 11 2,20,000 बराबर। दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसका, सो दैट हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल सके। दैट विल बी हेल्प दिस 11 रुपीज। साथ में एनसीआई की वैल्यू भी करवाएगा ये, और उसकी भी वैल्यू करवाएगा, सब्जेक्ट टू एनी स्पेसिफाइजेशन। अगर कुछ दिया है तो अलग बात। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। बोले सर खत्म हो गया। You are required to prepare consolidated balance sheet as per Ind AS of Hammer Limited and its subsidiary Sleek Limited as on 31st March 2023. Okay. So I think ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, बराबर, और थर्ड क्वेश्चन आप खुद करके दिखाने वाले हो। सो लेट्स चेस इन एडवांस, बराबर। क्या करेंगे हम, सबसे पहले डेट ऑफ एक्विजिशन, उससे पहले भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अबाउट सब्सिक्वेंट होल्डिंग का, कि हमारी होल्डिंग जो है वो पहली बार अक्टूबर 2022 को बनी है, ऐसा आप एक एक्सप्लेनेशन के साथ स्टार्ट करिए। पहले लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर, टॉप में याद है ना आपको? हाँ। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, नवंबर 23 एग्जाम, 20 मार्क्स। मार्क्स भी लिख दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। बोले सर ये मार्क्स एग्जाम हॉल में पूरे से पूरे मिलने चाहिए, 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, राइट। फिर हम लिखेंगे सबसे पहले, इट्स अ केस ऑफ सब्सिक्वेंट होल्डिंग वेयर फर्स्ट टाइम we get control
on 1st October 2022. So as per Ind AS 103, date of acquisition will be, as per Ind AS 103, date of acquisition will be the date on which first time we acquire the control. That is 1st October 2022. उसके नीचे लिख दो डेट ऑफ कंसोलिडेशन, ये कितनी हो जाएगी? 31st March 2023. परफेक्ट, 31st मार्च 2023. फिर होल्डिंग परसेंटेज ये भी कैलकुलेट कर दीजिए. 20,000 प्लस 17,500 जो हमने अभी शेयर खरीदे हैं, बरोबर. फिर डिवाइड बाय 50,000 इंटू 100 तो 75% हमारा होल्डिंग परसेंटेज हो गया. सो फॉर कैलकुलेशन पर्पज अपन को इजी हो जाएगा, राइट. और दोनों ही शेयर हमने बिफोर बोनस लिए हैं क्योंकि अभी तक बोनस का इम्पैक्ट सब्सिडरी कंपनी की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हुआ ही नहीं है. सो हमने दोनों ही जो हमारी होल्डिंग परसेंटेज है और ये जो है वो दोनों ही बिफोर बोनस ले लिए. ठीक है, तो ये अपने खाली क्यों जमाया? सो दैट ये जो क्वेश्चन है इसमें सब्सिक्वेंट होल्डिंग का केस भी है प्लस बोनस का केस भी है, तो बोनस के चक्कर में हमारा होल्डिंग परसेंटेज गलत ना हो जाए, वो सब अपन ने ध्यान रख के कैलकुलेशन करना है. अब स्टेप 1 के साथ आप चालू करिए. Step 1, analysis of pre and post. एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ ऑफ स्लीक लिमिटेड. जो वर्डिंग आपको बताइए बेटा याद रखो, ये हमारी हर क्वेश्चन में सेम है. तो हमको कंपनी का नाम भी लिखना है और नेटवर्थ भी बड़ा यूज करना है. फिर आगे आप लिख सकते हो इन प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन, क्योंकि सब सम में जब सेम वर्डिंग है तो हमको अपने यूज करने में क्या जाता है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाएगा और याद भी आसान हो जाएगा, हमारे हाथ को याद हो जाएगा. ठीक है. आप जो भी करोगे बोल बोल के करोगे. Share capital in pre. ओके, कितना लिखेंगे शेयर कैपिटल बेटा? 50,000. नहीं, अपने वो बोनस का इफेक्ट जो है वो डालना है. तो आप चीज एक काम करिए, 55 लिख दीजिए और वहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 का रिफरेंस डाल दीजिए कि कैसे आया, क्योंकि अपन ने बोनस की अभी एंट्री पास जो की थी ना, वो अपन वर्किंग नोट बना कर दिखाते हैं. और वो कहाँ करेंगे वर्किंग नोट? अपन कहाँ बनाते हैं वर्किंग नोट? फर्स्ट पेज को छोड़ देंगे जो पूरा एनालिसिस के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि अपने बाद में वो किचड़म ना हो जाए, नहीं तो हमारे कुछ भी एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो एक भी % मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. तो हमने सोचा फर्स्ट पेज हमने पूरा स्टेप 1 के लिए छोड़ा हुआ है. सेकंड पेज से हम वर्किंग नोट बना लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग स्टेप 2, जिसमें हम कैलकुलेशन ऑफ बोनस इशू और अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू इन स्लीक लिमिटेड. One share for every 10 shares held. वेरी गुड. और स्लीक लिमिटेड की बुक्स में है ये इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा भी आपको मेंशन करना है.
1 share for every 10 shares held, so 1 divided by 10 into 50,000 is equal to 5,000 shares of rupees 10 each, which is equal to rupees 50,000. Entry will be general reserve account debit to bonus to shareholders 50,000, then bonus to shareholders account debit to equity share capital. Excellent. और हम यहाँ पे लिख देंगे therefore in subsidiary company individual financial statement share capital increased by 50,000 and reserve reduced by. आवाज नहीं आया. Share capital increased by 50,000 and general reserve decreased by 50,000. चलेगा ना? तो अभी अपना इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाया नहीं है, बट हमको समझ आ गया कि इतना होगा. ये बच्चों अपन ने बना के वहाँ इम्पैक्ट डाल दिया. भैया शेयर कैपिटल हमारी 55 की है, राइट ना? नाउ गो अहेड, कंटिन्यू. आप ही करोगे. जनरल रिजर्व 75,000. बैक टू स्टेप 1. शेयर कैपिटल 5,50,000. रिजर्व्स जनरल रिजर्व 75,000. वेट, 75,000 प्री लिख रहे हो कि पोस्ट लिखने जा रहे हो आप? 75,000 प्री लिख रहे हो. व्हाई? बिकॉज़ 1,25,000 पहले से ही है ना. ना ना ना, वो नोट्स टू अकाउंट में बेटा. पहले से कितना आई थिंक लिखा था इसने आपको? नहीं समझा. पहले से कितना है दे हैड गिवन इन द क्वेश्चन बेटा. देखो एक बार कहीं लिखा था. 1,25,000 था पहले से. कहाँ लिखा है? इन द नोट्स टू अकाउंट्स. नहीं, वो पहले का नहीं होता है. नोट्स टू अकाउंट में तो 31 मार्च 2023 को क्या है वो दिया है. अच्छा. आप सेकंड पेज पे आओगे ना तो पहला लाइन यही है, रिटर्न अर्निंग ऑफ स्लीक लिमिटेड एज ऑन had a credit balance of 75,000 as on 1st April 2022. On that date, the balance of general reserve was 50,000. Yes. So you cannot write directly pre. Okay. You have to analyze. अच्छा. तो make working note like the analysis of reserve return earning करते हैं ना, वैसे आपको इसका एनालिसिस करना है. क्योंकि ये क्या है, कैलकुलेशन जब इसने प्री पोस्ट में घुमाने की बात की है तो हमको वो ढूंढना पड़ेगा. हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन भी 1 अक्टूबर बन चुका है. दैट बिकॉज ऑफ दैट आल्सो वी हैव टू करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. करंट ईयर के प्रॉफिट को वापस 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा. वो सब भी इधर करना पड़ेगा. ओके. सो 1st April 2022 को जनरल रिजर्व, पहले आपने हेडिंग लिखनी है एनालिसिस ऑफ जनरल रिजर्व. लिख लिया. कितना अमाउंट डाला? नहीं, एनालिसिस ऑफ जनरल रिजर्व लिखा. फिर 1st April 2022 नहीं, पहले अमाउंट लिखो. एनालिसिस ऑफ जनरल रिजर्व में टॉप में अमाउंट लिखो. जितना जनरल रिजर्व का अमाउंट हमारे अमाउंट में हेडिंग ओनली. हाँ, हेडिंग के बाद में अमाउंट लिखो, पूरा अमाउंट. अच्छा. कितना है जनरल रिजर्व का पूरा अमाउंट बेटा हमारा? पूरा अमाउंट मतलब जो बैलेंस शीट में एज ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन दिया हुआ है. अच्छा. 125. नहीं, गलत. एज ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन बैलेंस शीट में 125 ही दिया है ना. हाँ, लेकिन वो 125 अभी थोड़ी देर पहले अध्याय ने 75,000 बना दिया है. पर वो मैं एनालिसिस करूंगी फिर मेरे को मालूम पड़ेगा ना. अभी तो वो हमारी बैलेंस शीट ही रेक्टिफाई हो चुकी है. मैं यही तो आपको बोलना चाह रहा हूँ. आपने अभी 5,50,000 शेयर कैपिटल लिखा कि नहीं लिखा? हाँ. तो 550 लिखा मतलब बैलेंस शीट में से लिखा है कि कहीं और से लिखा है? नहीं, बाहर से लिखा है. नहीं, बैलेंस शीट से लिखा है. बैलेंस शीट को रेक्टिफाई कर दिया है हमने. हाँ, वही सब्सिडी कंपनी को. इसमें नहीं था. जो दिया है उसमें नहीं था. हाँ, मैंने अलग से लिखा है, बट रेक्टिफाई करके लिखा है. सो अब हमारा शेयर कैपिटल 5,50,000 हो चुका है. तो जनरल रिजर्व 75 हो चुका है. तो अब हमको जनरल रिजर्व को 75,000 ही लिखना है. ओके. तो जनरल रिजर्व लिखेंगे. एनालिसिस ऑफ जनरल रिजर्व.
दैट इज एज ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन 75,000 का दिया हुआ है। अब इसके दो हिस्से बनाओगे जो आप अभी बोल रहे थे, कैसे बनेंगे बेटा दो हिस्से? फर्स्ट अप्रैल को 50,000 था, उसमें से लेस 50,000। वाओ, बोनस बांट दिया बोले 50 का। हाँ, तो वो जीरो हो गया। वेरी गुड। तो एज ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन बच गया पूरा 7। फॉर करंट ईयर बच गया सर। फॉर करंट ईयर। ये वर्डिंग क्यों आपको मैं बरवा रहा हूँ, क्योंकि ये जानबूझ के 1 अक्टूबर ऐसी सितंबर डेट देता है, उसको करंट ईयर को आधा आधा बंटवाना है। तो हम उसको करंट ईयर जब बोलेंगे तो करंट ईयर फर्दर डिवाइड होगा दो पार्ट। प्री एंड पोस्ट में वापस डिवाइड होएगा until 1st October 37,500 and post में 37,500। परफेक्ट। यहाँ पे इमीडिएटली नोट लगाएंगे कि बी अज्यूम कि प्रॉफिट अर्न इवनली थ्रू आउट द ईयर। याद है जबकि कई क्वेश्चन हम जो किए हैं उसमें लिखा रहता है कि प्रॉफिट अज्यूम प्रॉफिट अर्न इवनली थ्रू आउट द ईयर, तो यहाँ पे नहीं लिखा है तो हम अज्यूम करवाएंगे भाई, assume profit earn evenly throughout the year। ठीक है। अब अमाउंट evenly throughout the year, ठीक है। कितनी कितनी लिख दी बताइए, प्री पोस्ट की अमाउंट 37,500 and 37,500 डिवाइड हो गया इन प्री एंड पोस्ट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, गुड। नाउ रिटेन्ड अर्निंग्स का भी वर्किंग नोट बनेगा बिकॉज एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो तो एक अलग ही चीज़ है, उसका तो स्टेप 2C में जाके बनता है, 2B एंड 2C में। बट यहाँ पे तो डिविडेंड दिया है इसलिए बनाना पड़ेगा, और डिविडेंड के अलावा 1 अक्टूबर को बाय किया है। जब 1 अक्टूबर को बाय किया तो वैसे ही करंट डे का प्रॉफिट को आधा आधा बांटना पड़ता है, तो उसने सिचुएशन ऐसी बना दी है कि भाई बनाओ बनाओ। 20 मार्क्स ऐसी थोड़ी दे रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स है इन द बैलेंस शीट 2,50,000। उसमें से डिविडेंड दिया है और इन द एंटायर पर स्लीक लिमिटेड के रिटेन्ड अर्निंग्स में तो अच्छा आएगा ना। हाँ ठीक है, ओके 2,50,000 ठीक है। कितना डिविडेंड लिख रहे हो? हाँ, डिविडेंड कितना लिख रहे हो? डिविडेंड कितना लिख रहे हो? 10% on its paid up equity share. Paid up equity share is 50,000 on 1st April. तो 50,000 into 10%, तो 50,000 रुपीस का। वेरी नाइस। एंड प्रॉफिट कितना लिख रहे हो रिटर्न अर्निंग एनालिसिस करने के लिए? प्रॉफिट कितना? 2,50,000। हाँ बराबर, उसमें से 1 अप्रैल को 75,000 पड़ा हुआ है हमारे पास, राइट? 1 अप्रैल को हाँ 75,000 पड़ा हुआ है, उसमें से 50,000 गया तो 25,000 बचा। तो यहाँ पे 2,25,000 for the current year will be divided into pre and post. Assuming it is evenly throughout the year, 1,12,500 and 1,12,500. So total pre is 1,37,500 and post is 1,12,500. ठीक है। अब revaluation is there for revaluation machinery. On 1st October, machinery of Sleek Limited was overvalued by rupees 20,000, for which necessary adjustments are to be made. So
Revaluation on machinery pre-May -20,000. Very good. Deferred tax का इफेक्ट नहीं आएगा because percentage of tax नहीं दिया है. Perfect. Depreciation on revaluation. आपने एक बार फाइनल अमाउंट बताओगे मेरे को, प्रॉफिट का कितना लिखा रिटर्न अर्निंग का? प्री में 1,37,500 and पोस्ट में 1,12,500. Perfect. Now depreciation on revaluation. Because middle of the year है तो पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा वापस. तो वर्किंग नोट 4 बना लेते हैं. डेप्रिसिएशन ऑन ये डायरेक्ट अमाउंट दिया है इन्होंने अपवर्ड की ढूंढना पड़ेगा अमाउंट? अमाउंट दिया है. ओके ओके, तो खाली डेफिनेटली ढूंढना है अकेला बस. हाँ, सिर्फ depreciation on machinery. तो my machinery at the end of the year for Sleek Limited is 1,25,000. Machinery as on 31st March 23 is 1,25,000. वैसे मेरे हिसाब से भी अपन डायरेक्टली इसके ऊपर भी लगा दें 5% तो चल जाएगा, क्योंकि इसमें इस बार कुछ चेंज तो ऐसा हुआ नहीं है कि वैल्यू इतनी दी है फिर उसमें अपन इतना इंक्रीमेंट किया है. हमको डायरेक्टली वैल्यू दिया है. मिड ऑफ द ईयर है ना? हाँ, मिड ऑफ द ईयर तो है. तो कुछ फर्क पड़ता जब अपन को वो बुक वैल्यू देता 1 अप्रैल की, फिर अपन को बीच में बोलता कि अभी इसकी वैल्यू इतनी हो चुकी है. अच्छा, 1 अप्रैल की वैल्यू तो नहीं दी है. नहीं, जरूरत भी नहीं है ना हमारे लिए, क्योंकि अब इसने क्या है 20,000 सीधा बढ़ाया है, ऐसा दे दिया है. अपन ने जो कैलकुलेशन किया था इफ मेंबर, वो भी एग्जाम में आ चुके हैं पहले. उसमें कैसा था कि उसने वैल्यू दी थी, पूरी इंक्री नहीं दी थी, पूरी वैल्यू दी थी. बट स्टिल यू थिंक नो प्रॉब्लम. एक बार करो, आप करो अपने हिसाब से करो आप. Machinery as on 31st March 23 is 1,25,000. Okay. Less depreciation for 6 months. 31 मार्च 23 की बैलेंस शीट दे दी है कि 22 को दिन वैल्यू दी है आप? 23 की दी है. ओके, तो आप ऐड कर रहे हो भी डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट हाफ? नहीं, मैं लेस कर रही हूँ टू रीच एट द वैल्यू ऑफ 1 अक्टूबर. अच्छा ओके, पर फर्क नहीं पड़ता, 20,000 का ही दिया है. वेरी गुड. अमाउंट दिया है ऑलरेडी. ओके, क्योंकि इंक्रीमेंट वैल्यू दे दिया है. अगर अपन वो वैल्यू लेके आते हैं हमारे एसेट्स की बुक वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर क्या है, तब हमको कंपेयर करना पड़ता है कि वैल्यूएशन वैल्यू ढूंढना पड़ता था. हाँ, अभी जरूरत नहीं है. अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार उसने सीधा सीधा दे दिया. हाँ हाँ. तो 20,000 पे मेरे को 5% का डेप्रिसिएशन लगा देना है. हाँ, तो 20,000 into 5% 1,000 रुपीज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा. पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में पोस्ट एक्विजिशन नेटवर्थ में ऐड हो जाएगा. ओके, आपने ये 20,000 को लेस किया कि ऐड किया है? लेस किया है. वॉच ओवर वैल्यूड हाँ बाय 20,000. हाँ. माने ये ओवर वैल्यू पहले से थी, हमको अभी कम करना है ऐसा? हाँ, कि ये ओवर वैल्यू है, ओवर वैल्यू करना है. नहीं, was over value on 1st October machinery of Sleek Limited was overvalued by 20,000, for which necessary adjustments are to be made. Depreciation is charged at 10% per annum. Was overvalued ना, उस दिन ओवरवैल्यू हुआ था, जिसको अपन को कम करना है. नहीं, आप बताओ. मेरे हिसाब से फ्रॉम व्हाट आई एम रीडिंग मेरे को ऐसा लगता है कि ऑलरेडी ओवरवैल्यूड था, बट रिवैल होने के बाद वी रियलाइज कि इट वाज ओवरवैल्यूड बाय 20,000 रुपीस, इसीलिए अपन को कम करना है उसको बाय 20,000 रुपीस. ओके, ठीक है. सो आपका ये 20,000 ऑलरेडी वैल्यू हो चुका है. हाँ, तो इसके हिसाब से 20,000 आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि एसेट्स ओवर वैल्यूड है. 25 हाँ, 20 हाँ. 20,000, राइट? तो हमारे 1,000 का डिफरेंस का सेविंग हो जाएगा. वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं.
आगे अब किस चीज का इफेक्ट है? आप तो लाइन से चलते जाइए जो है एडजस्टमेंट। अच्छा, रिवैल्यूएशन का पार्ट अपना हो गया, एसेट्स ले लिया। अब वो अंडरलाइन प्रॉफिट का था ना एक? हाँ, एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। तो कौन सा एडजस्टमेंट था? 40% of these goods remain unsold. So 2,000 rupees यस, profit will be reduced from Sleek Limited in post. इन पोस्ट, परफेक्ट। 40,000 का गुड्स अभी हमारे पास, 40% गुड्स ऑफ सच गुड्स इज अनसोल्ड पड़ा हुआ है, राइट? तो 2,000 रुपीज का ये नोट बना देना प्लीज। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ अंडरलाइन प्रॉफिट। calculation of unrealized profit. 40% of goods unsold. So 30,000 into 40% less cost of goods unsold. 25,000 into 40%. So 2,000 rupees is unrealized profit. ठीक है, आप टोटल ले रहे हो 585, 587। मैं एक मिनट, मेरे पास कैलकुलेटर में लाना भूल गई। प्री का टोटल इज 7,05,000 and post is 1,49,000. वेरी गुड, टोटल लगा मिलाकर दीजिए 8,54,000. And to recheck this, वेरी गुड, वेरी गुड। share capital 5,50,000. Reserves reserves मेरा रहेगा 250 plus 75, 325,000. Changes in reval net. Reval का net effect 19,000 negative and unrealized profit 2,000 negative. I think report होना चाहिए 19,000 minus 2,000, 8,54,000. ठीक है, ये मैच होता है। अब you divide this into, सेम निकला? हाँ, बोले सर प्री पोस्ट के मैंने कैलकुलेट किया तो सेम निकला। उसमें आपने 550 शेयर कैपिटल लिया होगा और रिजर्व सरप्लस 75 किसमें, रीचेक में? हाँ, रीचेक में 3,25,000. अच्छा, सारा वो अपना ये वो भी ले लिया, हाँ, रिटर्निंग रिजर्व्स एंड रिटेन अर्निंग्स मिलाते हैं। समझ गया। तो उसमें से 50,000 माइनस तो किया ना आपने? हाँ हाँ, 3,25,000 बराबर, वेरी नाइस। और रिवैल्यूएशन का नेट 18,000 रुपये ले लिया होगा, 19,000। रिवैल्यूएशन का नेट 19,000, 19,000 राइट। एंड अनलाइक प्रॉफिट इज 2,000 नेगेटिव। ऑसम, ऑसम, वेरी नाइस। अब 8,54,000 टू बी डिवाइडेड इनटू पेरेंट एंड एनसीआई। पेरेंट में बट नहीं कर सकते ना अपन, 75%। नहीं कर सकते बेटा, नहीं कर सकते। एनसीआई मेजर एट फेयर वैल्यू है। हाँ, ओके ओके, वहीं पे छोड़ देंगे अपन इसको। स्टेप 1 विल बी 8,75,000 जो आ गया वो अमाउंट सेम रहेगा। ठीक है। नाउ स्टेप 2,
calculation of cost of control, existing investment is at 2,20,000 at fair value. Okay. Add additional investment which is at 1,92,500. Existing investment मेरा है 40%, additional investment मेरा है 35%. गुड, ये परसेंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन राइट 20,000 एग्जिस्टिंग शेयर, उसका फेयर वैल्यू खाली आपको लिखना है, और न्यू शेयर 17,500 उसकी डायरेक्टली कॉस्ट लिख देनी है 192,500। हाँ ठीक है, ये तो हुआ। ऐड नॉन करंट इंटरेस्ट एट fair value which is 11 per share, तो 11 into 12,500। Why 12,500? NCI का अच्छा, ओके ओके ओके। और इसका ले लिया आपने फेयर वैल्यू एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का? एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का लिया 2,20,000। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी नाइस। इस बार 20 कम हो गया ऑलरेडी ना वैल्यू इनका, 240 का खरीदा था। 2,40,000 था पहले, अभी 2,20,000 हो गया। हाँ, कम हो गया ऑलरेडी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो 20,000 हमारे प्रॉफिट में से माइनस होंगे बेटा, ये स्टेप 2 में अपन डालेंगे, स्टेप 2C में अपन डालेंगे, राइट? हाँ, ठीक है ठीक है। NCI at fair value will be 11 into 12,500 या बोनस आएगा, बोनस शेयर का। ये जो शेयर का 11,000 वैल्यू दिया है 11 रुपीज, हाँ, ये कब का वैल्यू है जरा देखो इसका? एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन है कि एज ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन? when control was acquired. Assuming that the fair value of equity share 11 rupees on the date of control was acquired. Perfect। मतलब अपन को अभी 11 लेना है तो डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन ही शेयर लेने पड़ेंगे। ओके। तो कितने शेयर लिए, बोनस के साथ में लिए कि बिना बोनस के लिए? 12,500। वेरी गुड, बोले सर बिना बोनस के लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर बोनस के साथ में लेंगे तो फिर फरवरी में पहुंच जाएंगे अपन। उसने वैल्यू हमको एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन दिया है, दैट इज 11। सो बोनस के बिना लेना है, और बोनस के बिना हमारे पास 12,500 शेयर इंटू 11। और अगर बोनस के साथ में लेना होता तो वो 20,000 शेयर भी बोनस के साथ लेने पड़ते अपन, वहाँ भी कंफ्यूज जाते थे। बराबर ना? परफेक्ट, चलो बराबर। कितना आ गया? 11 इंटू 12,500 बराबर 1,37,500। तो अपने पास ओवरऑल 50,000 शेयर हो गए। 20,000 हमारे पास पहले से थे, 17,500 हमने ये वाले ले लिए फर्दर, और 12,500 हमारे NCI के हो गए। बराबर? हाँ। वेरी नाइस। अब वो आएगा लेस डिविडेंड का अमाउंट। मेरा डिविडेंड है 10% ऑन पेड अप इक्विटी शेयर एज ऑन 1st April। तो तब 20,000 शेयर्स होल्ड करते थे। डिविडेंड कब दिया? डिविडेंड कब दिया? डिविडेंड कब दिया है? डिविडेंड कब दिया है नहीं लिखा है, सिर्फ Sleek Limited had paid dividend at 10% on its paid up equity share capital out of the balance of retained earnings as on 1st April for the year 21-22। ओके, मतलब हम ऐसा मानते हैं कि ये 31 मार्च को दिया है। हाँ, आज दिया है, आज दिया, ऐसा मान लेते हैं, या 31 मार्च के 1-2 दिन पहले दिया होगा, ठीक है। हाँ। तो अब ऐसे केस में हमको यहाँ पर डिविडेंड जो माइनस करना है, हाँ, वो नॉर्मली हम हमारे एक्विजिशन में से हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही माइनस करते थे। जो अपना होल डिविडेंड होता था उतना ही अपन माइनस करते थे। हाँ हाँ, अभी पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास NCI भी अपने ले लिया है। हाँ। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो पूरा डिविडेंड ही माइनस करो, जिससे हमारा डिविडेंड का क्लियर पिक्चर आ जाए। हाँ, बराबर है? हाँ। तो पूरा डिविडेंड माइनस कर दो 100 मार्क्स का, 100%, और उसमें से पूरी एक्विजिशन नेटवर्क भी पूरा माइनस कर दो, क्योंकि अपन पूरा का पूरा ही कॉस्ट ले रहे हैं। पर अभी वाला प्री एक्विजिशन डिविडेंड will be for 50,000 shares या 55,000 shares? हाँ,
ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब अगर अपन ने वो डिविडेंड आफ्टर बोनस दिया है, हाँ, तो वो डेफिनेटली 55 के ऊपर लेना पड़ेगा। लेकिन आपने डिविडेंड उस टाइम माइनस कितना किया था व्हाइल कैलकुलेटिंग स्टेप 1 एनालिसिस ऑफ रिटर्न अर्निंग बनाया था ना? 50,000 ही किया था। तो ऐसा माना जाएगा कि ये 1 अप्रैल को जब इशू हुए थे शेयर, हाँ, उसी शेयर के ऊपर डिविडेंड दिया गया है 1 अप्रैल 2022 को, जो शेयर इशू थे। अब जो शेयर इशू थे उस पे डिविडेंड दिया गया, तो वो शेयर भले हमने अभी एक्वायर किए हैं वो चलेगा, लेकिन 1 अक्टूबर के दिन वो शेयर इशू होने चाहिए। तो बोनस शेयर तो अभी इशू नहीं हुए थे उस दिन। तो इसका मतलब हमको 50,000 ही माइनस करना पड़ेगा, क्या बोल के, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। इस बार पूरा 50 का 50 माइनस कर रहे हैं, बिकॉज एनसीआई भी इसमें ऐड हो चुका है। हाँ, अभी इसका टोटल 2,20,000 प्लस 192,500 प्लस 137,500 माइनस 50,000, 5 लाख रुपीस। इसको हम बोलेंगे 100% कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फेयर वैल्यू ऑफ 100% कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। या फिर ऐसा लिखो 100% वैल्यू ऑफ बिजनेस, क्योंकि अपन ने एक्वायर तो पूरा नहीं किया ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखेंगे तो थोड़ा ऐसा लगेगा। 100% वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है ना? उसमें से लेस प्री एक्विजिशन नेटवर्थ 100% का 100% नेटवर्थ which is 7,05,000। तो मेरा आ जाएगा 2,05,000 का कैपिटल रिजर्व। क्या बात है। ठीक है, नाउ स्टेप 2B, कैलकुलेशन ऑफ consolidated reserves. तो reserves of Hammer Limited is how much? 2 lakhs. Add reserves of पोस्ट रिजर्व, शेयर इन पोस्ट रिजर्व। हाँ, share in post acquisition reserve of Sleep Limited, which will be 37,500. रिजर्व्स में और कुछ होएगा? रिजर्व्स में और कुछ नहीं है ना? नहीं। 2,37,500. Now calculation of consolidated retained earnings. Retained earnings of Hammer Limited 3,50,000. Add post retained earnings of Sleep Limited, which will be 1,12,500 plus 1,000 minus 2,000, तो 1,11,500. वेट क्या? Retained earnings post वाला, हाँ, 1,12,500 यस, plus depreciation on revaluation, हाँ, सेविंग हो गया जो। हाँ, less unrealized profit। बराबर बात है, क्योंकि और सब कुछ इसके साथ ही एडजस्ट करना पड़ता है, और तो कुछ बचता नहीं है हमारे पास। हाँ, तो 1,11,500 ऐड हो जाएगा, तो it will become 4,61,500। ठीक है, now fair value of NCI. उसमें से वो माइनस नहीं किया आपने डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड? नहीं। वो भी करना पड़ेगा। अब कितना करेंगे वो भी बड़ा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहाँ पर एनसीआई फेयर वैल्यू भी मेजरमेंट हो रहा है।
डिविडेंड मेरे को मिला है फॉर, अभी मैंने यहाँ पे फिर, अच्छा ओके, मेरे को मिला है फॉर 37,500 इक्विटी शेयर्स at 10%, 37,500। ठीक है ना, मेरे को डिविडेंड तो 37,500 ही मिला है, उसमें एनसीआई फेयर वैल्यू पे उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, एनसीआई इज बीइंग वैल्यूड एट फेयर वैल्यू, उससे मेरे को डिविडेंड कितना मिला है उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। हमने ऊपर 50,000 माइनस किया है, इफ यू रिमेंबर। हाँ, यहाँ अपन 37,500 ही माइनस कर सकते हैं, वी कैन नॉट माइनस मोर देन दैट। हाँ 12,500 क्या करेंगे? पर ओ अच्छा वो एनसीआई के फेयर वैल्यू, यस, एनसीआई के फेयर वैल्यू से माइनस करेंगे। बोले सर आई नो, डोंट वरी, आई एम डूइंग। सो बेसिकली ये जो 50,000 अपने माइनस किया ना, इस बार एनसीआई में से ही माइनस करने पड़ेंगे 12,500, क्योंकि वो भी तो उस दिन फेयर वैल्यू थी जिस दिन एक्विजिशन किया था। उस दिन तो डिविडेंड नहीं दिया था, डिविडेंड तो बाद में दिया गया, उसके वजह से उनकी फेयर वैल्यू तो माइनस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए। now fair value of NCI as on 31st March 2023, तो उसके लिए we'll start from fair value of NCI as on 1st October, which is 1,37,500. Add profit for the year, which will be, मेरा post profit कितना है? 1,12,500, जितना ऊपर लिया था। प्रॉफिट पोस्ट कहाँ से लिया आपने बेटा? एक मिनट, मैंने ऊपर कंसोल रिटेन्ड अर्निंग्स में 1,11,500 लिया, बट विच वाज फॉर द एंटायर थिंग। और उसमें रिजर्व थोड़ी इंक्लूड था? नहीं रिजर्व नहीं, पर वो तो मैंने फिर 100% ले लिया ना, उसको 75% लेना था क्या? हाँ, अपना हिस्सा लेना, इवन रिजर्व में भी अपना हिस्सा लेना, आपने रिजर्व में भी पूरा ले लिया है। रिजर्व ऑफ स्लीक लिमिटेड पोस्ट, हाँ अगर पूरा हम ले लेंगे तो एनसीआई को क्या देंगे? हाँ, वो एक्चुअली पहले प्रोपोर्शनेट वाला किया था ना, क्योंकि तो पहले प्रोपोर्शन में पहले कैलकुलेट करके रख लेते अपन लोग सीधा सीधा। हाँ अब यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ रहा है। 3,50,000, 83,625 plus 39,625, और यहाँ पे 2,37,500 into 75%, 2,825, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर में अभी मेरा आएगा 37,500 into 25%, 9,375, and retained earnings 725%, 1,115 into 25%। आप एनसीआई के लिए चाहो तो इकट्ठा ले लिया करो। हाँ, एनसीआई की वैल्यू आप चाहो तो इकट्ठा ले सकते हो। एनसीआई की वैल्यू इकट्ठा ले सकते हो, इकट्ठा। हाँ टोटल पोस्ट अमाउंट, उस पोस्ट में टोटल में आप ए ऐड कर दीजिए डायरेक्टली। हाँ 25%। डिविडेंड ऑफ 12,500, तो 1,37,500 plus 9,375 plus 2,7,875 minus 12,500, 1,62250, ठीक है। अब स्टेप 3, वेरी गुड। डिविडेंड माइनस किया कि नहीं? डिविडेंड किया कितना? 12,500। वाह भाई वाह। फाइनली स्टेप 1 2 रेडी सर, वी आर राज्य। नाउ स्टेप 3 बैलेंस शीट। It Let's must be start tally. with
आपने इसका फेयर वैल्यू गेन लेस नहीं किया होगा शायद, ये 20,000 का नुकसान हुआ तो वो माइनस किया आपने इन्वेस्टमेंट का फेयर वैल्यू फ्रॉम द दिस रिटर्न अर्निंग? नहीं, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, existing investment 20,000. ठीक है. Now consolidated balance sheet for Hammer Limited as on 31st March 23 as per revision 2 of schedule 2 of lease and 13. क्या बात है। और श्याम बोले सर वर्ड टू वर्ड सेम लिख रही हूँ, जो आपने बोला है वो सेम रहेगा। अभी देखो सर एकदम हाथ को रट जाएगा, मेरे हाथ को ही अपने आप याद हो जाएगा करेगा, जैसे मेरा कंप्यूटर पे हाथ चलता है ना टक 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 टक, पता ही नहीं चलता कैसे फटाफट ऐसे इधर चलेगा। देखो नॉन करंट असेट्स PPE and intangible. PPE का नोट 1 इंटेंजिबल डायरेक्टली आ जाएगा। डायरेक्ट दिया है बट स्टिल इसमें रेवोल्यूशन हुआ है ना बेटा 20,000 का। किसमें? इंटेंजिबल PPE का तो नोट बना रही हूँ, PPE का नोट बना रही हूँ, इंटेंजिबल डायरेक्टली आ रहा है। हाँ हाँ उधर इन्वेस्टमेंट्स मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इन द बैलेंस शीट is 6,25,000 for Hammer Limited. But वो अपन ने एक इफेक्ट दिया ही नहीं, कुछ भी डिबेंचर लिया ही नहीं अपन ने कहीं पे भी। क्या किया? डिबेंचर। अच्छा हाँ डिबेंचर, तो कोई बात नहीं, एक कॉलम और बना दो। हाँ जो अपना स्टेप 2A है उसमें ही आप एक बाजू में कहीं भी जगह देके कॉलम बना देना, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। Investment in debenture is 84,000 less face value of 35,000, तो मेरा गुडविल है of 49,000। अब इसको अपन सेटअप नहीं कर सकते राइट, बिकॉज वहाँ कैपिटल है, यहाँ गुडविल है। हाँ तो अब मेरे को गुडविल का भी अकाउंट नोट्स बनाना पड़ेगा। हाँ जी इंटेंजिबल्स का भी नोट्स बनाना पड़ेगा। तो पर मेरा इन्वेस्टमेंट फिर अभी इन द बुक्स इज 6,25,000, बट इफ आई ऐड ऑल द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस, मतलब पहले 2,40,000 था प्लस 192,500 प्लस 84,000, तो 516,500 आता है। हाँ तो क्या दिक्कत है, जो बचेगा वो रहेगा हमारा इन्वेस्टमेंट। और भी तो इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं हमारे पास, क्या पता हमारे पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट पड़ा होगा। हाँ तो वो रहेगा ना, ठीक है बिल्कुल रहेगा बेटा, कम नहीं पड़ना चाहिए, याद रखो। अगर कम पड़ रहा है मतलब हमने इन्वेस्टमेंट को परचेज करने की एंट्री नहीं पास की है, ऐसा कुछ हो सकता है। 6,25,000 में से 240 माइनस होगा। हाँ 192,500 माइनस होगा और 84,000 माइनस होगा, तो 108,500 आता है। और जो खुद का है वो जो स्लीक का वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि स्लीक के पास तो किसी हाँ वो एज इट इज। ठीक है, नाउ करंट असेट्स में देयर इज इन्वेंटरी, इन्वेंटरी रहेगा मेरा, नोट आएगा इसमें भी। देन देयर इज फाइनेंशियल असेट्स, trade receivables and cash and cash equivalents। तो मेरा ट्रेड रिसीवेबल्स में भी सेट ऑफ आएगा तो नोट आएगा। और जो सेटअप करो उसको इमीडिएटली सेकंड इफेक्ट का भी सोच लिया करो, सो दैट वो ट्रेड पेबल्स में आएगा ना। हाँ 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 ठीक है, लेकिन साथ में बना दो बाजू में उसमें क्या। हाँ
कैश एंड कैश इक्विवेलेंस वैसा का वैसा आएगा, तो उसको लिख देते हैं, ठीक है। नाउ गो टू इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी will be 10 lakhs, अदर इक्विटी का नोट रहेगा नंबर 6। देन नॉन करंट लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटीज में बोरोइंग्स, तो ऐसा का वैसा आ गया। देन करंट लायबिलिटीज में फाइनेंशियल लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो कुछ है नहीं, बैंक ओडी 1,50,000 एंड ट्रेड पेबल्स का नोट आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टू अकाउंट्स, नोट 1 पीपीई, पेरेंट का प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स इज 2 lakh plus 4 lakh, and sleek का plant and machinery 125 minus depreciation of नहीं add depreciation of 1000 minus revaluation of 19,000। आप ऐसा कर रहे हो तो आप रिवैल्यूएशन 19 लो डायरेक्टली, व्हाई यू टेकिंग? हाँ मतलब नेट इफेक्ट लेते हो। हाँ नेट 19 आएगा। हाँ ऐसा नहीं कि 19 और 1000 अलग से लिख दोगे। हाँ नहीं तो 106 एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स तो सेम है 2 lakhs, तो ये हो गया 2248,906 देन नोट 2 गुडविल, पेरेंट का कितना है 1,25,000, स्लीक का एग्जिस्टिंग 75 एंड स्टेप 2 में आया 49,000, तो ये मेरा हो जाएगा 124, तो ये हो गया 249। देन नोट 3 इन्वेस्टमेंट्स, पेरेंट 6,25,000 प्लस शेयर इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, शेयर्स का इन्वेस्टमेंट इज 2,40,000 प्लस 192,500 432,500 and 84,108, और स्लीक का कितना है इन्वेस्टमेंट 125, ये हो गया 233। Now note 4 for the inventories, पेरेंट का इन्वेंट्री है 1,25,000 प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ 2,000, वेरी गुड, प्लस 23,000 एंड स्लीक लिमिटेड का 1,60,000, तो 2,83,000। then note 5 trade receivables,
Private Limited 2 लाख, उसमें से 1,50,000 हटाना है, 1,50,000 हटाना है ऑफ एग्जिस्टिंग 3,25,000 लेस इंटर कंपनी 1,50,000, ये हो गया 1,75,000 एंड स्लीक लिमिटेड 2,90,000, तो ये हो गया 4,65,000. Now note 6 other Hammer Limited का जनरल रिजर्व 2 lakh and retained earnings वो नहीं, वो तो सीधा सीधा यहाँ से हो जाएगा 228,125, 228,125 and 376,125 and NCI 162, 228,125, 376,125, 162, 250. ये हो गया टोटल 766,500. Note 7 trade payables hammer का 3 lakhs, sleek का 3 lakhs minus 1,50,000, तो टोटल 4,50,000. ठीक है, ये नंबर्स और 48 कुछ तो मिस किया मैंने, क्या मिस किया? बोरोइंग्स 1 लाख का जो है वो 1 लाख नहीं आएगा, मेरा बोरोइंग्स कितना आएगा 65,000 आएगा. ये 4,50,000 हुआ, 766,500. Then 4,65,000. Inventories 283. Then ये 233,500 and 2,49 and 1,06,003. अब ये बस मैच हो जाना चाहिए. स्टेप 1 and 2 चेक कर लेना एक बार. हाँ, स्टेप 1 and 2 चेक कर लिया. स्टेप 1 and 2 1 में तो कुछ है नहीं, 2 ही है मेन. तो कुछ है नहीं. हाँ 2 1 में बट वो है रिवैल्यूएशन, अपना रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट. कैपिटल रिजर्व नहीं डाला. कैपिटल रिजर्व ऑफ 2,05,000, तो ये हो जाएगा 971,500. 971,500. फिर कंसोल रिजर्व आ गया, कंसोल रिटेन्ड अर्निंग्स आ गया, एनसीआई आ गया. हाँ ये सब आ गया. ठीक है. 906, 233,500, 249, 283, 465, 5 lakh minus 10 lakhs minus 971,500 minus 65,000 minus 1,50,000 minus 4,50,000. हो गया मैच. क्या बात है, वाह. बोले सर नंबर 23 का 20 मार्क्स का क्वेश्चन हाथ से लगा दिया. बहुत टाइम लगा. देखो कैसा है, सब चीज इकट्ठी आती है ना, तो सिस्टम से तो जाना पड़ता है बेटा. अब वो सिस्टम से जाने में आप नोटिस करोगे यहाँ पर आप विद एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं.
एक सेकंड ना, ये बैटरी जा रहा है। जो एग्जाम में होगा वहाँ पर क्या होगा, हमारी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक 30% तो वैसे ही बढ़ जाएगी, क्योंकि हम वहाँ पे थोड़ी कोई डिस्कशन करेंगे, ये सब करेंगे, वहाँ तो आप करते जाओगे। कंसंट्रेट पावर भी 10% बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, ना ऑफिस की टेंशन होती है। यहाँ तो अभी ऑफिस जाना है सर 20% 30% वो बढ़ जाता है हमारा। तो इसके हिसाब से एक्सलेंट बेटा। हाँ, मैं आपको बता दूँ, अपने ही बच्चे हैं जिनका ये टैली हुआ है, अदरवाइज मैंने मार्केट का जो रिव्यू लिया 95% लोगों का ये बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ। बराबर। सो इट्स ऑसम। कितना है तुम्हारा नया बैलेंस शीट का टोटल? मेरे नए बैलेंस शीट का टोटल है 263,6500। 263,6500 बराबर है 26,36,500। परफेक्ट, वेरी नाइस। ओके, so now note down the homework. Now note down the homework. ये लेके जाओ। सबसे पहले फेयर, पेंडिंग फेयर प्लस आज जो हमने किया ये फेयर, और इस क्वेश्चन को भी फेयर में कर डालो, क्योंकि इसके अंदर डिवेंचर का कॉन्सेप्ट, बोनस का कॉन्सेप्ट, राइट, और फेयर वैल्यू मेजरमेंट एट एनसीआई का फेयर वैल्यू मेजरमेंट सिस्टम, राइट। सो और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। सो ऑल दिस थिंग यू कैन डू द होमवर्क। ओके, एनीथिंग डाउट, एनी क्वेश्चन? नहीं। ओके, टाटा बाय बाय।